आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय के लिए आपके बॉडी में रहती है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन कहते हैं। पॉन्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। जब आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की लेवल बढ़ती है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको बी फार्म रिलेटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं, तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन, कैटेगरीज, टाइप्स, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। अलॉन्ग विद दैट हम इसका क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। देखिए, आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन अगर किसी रीज़न से, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण या आपकी कुछ लाइफस्टाइल के कारण अगर वो ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर जाता है तो उसे कहेंगे हाइपरटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय के लिए आपके बॉडी में रहती है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन कहते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड अबव नॉर्मल लेवल 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय के लिए 140/90 या उससे भी ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज क्या है। बेसिकली हाइपरटेंशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? दिस इज हाई ब्लड प्रेशर विथ नो स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइबल कॉज। ये एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसके पीछे कोई नोन कॉज नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हाइपरटेंशन हुआ क्यों है। प्रिवेलेंस, ये जनरली 90 to 95% केसेस में अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन हुआ है तो उसके पीछे मेन जो फैक्टर है, मेन जो टाइप होता है वो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में आपके डैड को, आपके दादा दादी को अगर हाइपरटेंशन है तो वो हाइपरटेंशन आपको हो सकता है। दूसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, आप ओबेस हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसे कंडीशन में आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। एंड एजिंग एंड स्ट्रेस, एज के साथ भी आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आपको कोई मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो ये था प्राइमरी हाइपरटेंशन। ऐसा ही होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में प्रॉब्लम क्या है? आपके पास एक नोन कॉज है, आपको पता है कि एग्जैक्टली ये हाइपरटेंशन क्यों हुआ है। दैट इज योर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसकी प्रीवैलेंस क्या है? ये 5 से लेकर 10% लोगों में होता है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 5 या 10 लोगों को ऐसा हाइपरटेंशन होगा जिसका कॉज हमें नोन है, पता है कि ये क्यों हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक, उस इंसान को किडनी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उसकी आर्टरीज हार्ड हो चुकी है जो उसके किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर किसी को किडनी डिसीज है तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट होगा। दूसरा है हार्मोनल डिसऑर्डर। आपके बॉडी के अंदर मेनली थायराइड ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की लेवल बहुत ज़्यादा है या फिर आपको कुशिंग सिंड्रोम है,
आपको फीवोक्रोमोसाइटोमा जैसी डिसीज़ प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब फीवोक्रोमोसाइटोमा क्या है? आपके बॉडी के अंदर स्पेशली आपकी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक ऐसी ट्यूमर क्रिएट होती है जो ज़्यादा मात्रा में एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करेगी और ये एड्रेनलिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फीवोक्रोमोसाइटोमा। मतलब हमें पता है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर क्यों क्रिएट हो रही है। दैट डिसीज कंडीशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर आता है सर्टेन ड्रग्स। कुछ मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये हमारे नोन कॉजेस है कि हमें हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में रीज़न हमें पता नहीं है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमें पता है कि क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हाइपरटेंशन को क्रिएट करने के लिए। अब पॉइंट ये आता है हाइपरटेंशन की अलग अलग स्टेजेस कौन सी है। जैसे कि नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर होता है बिलो 120 फॉर सिस्टोलिक एंड बिलो 80 फॉर डायस्टोलिक। मतलब हम रेंज मान लेते हैं 120/80 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर हम एलिवेटेड में जाता है तो वो हो सकता है 120 से लेके 129 एंड डायस्टोलिक हो सकता है बिलो 80। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेके 129 है एंड डायस्टोलिक अगर 80 तक है तो उसे हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। लेकिन स्टेज 1 तब शुरू होता है जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 के बीच में है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से लेके 89 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। इसे हम बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि इसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 एंड अबव है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 एंड अबव है। तो ये जो हमारे हाइपरटेंशन के स्टेजेस हैं ये हमें पढ़ने चाहिए, याद करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन बनता है कि हाइपरटेंशन की अलग अलग स्टेजेस कौन सी है, तो इन्हें हमें पढ़ना है। अब पॉइंट ये आता है कि हाइपरटेंशन होता कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन हम कह रहे हैं कि इसके पीछे का हमें कॉज पता नहीं है, लेकिन कुछ तो फैक्टर्स हो सकते हैं ना जो हमारे ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। देखिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन को इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। 90 से लेके 95% तक जो लोग हैं, मतलब 100 में से 90 से लेके 95 लोग जिनको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, उनमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर उनके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब उनके जेनेटिक्स में ब्लड प्रेशर के अंदर कुछ चेंजेस करने की कैपेसिटी है, तो उन लोगों में हाइपरटेंशन जनरेट हो सकता है। या फिर सोडियम बैलेंस उनमें अफेक्टेड है, या फिर हार्मोनल रेगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी चीज़ें उनके डीएनए से कनेक्टेड है, जो उनके ब्लड वेसल टोन को, सोडियम बैलेंस को या फिर हार्मोनल रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, वहाँ से हाइपरटेंशन जनरेट हो सकता है। या फिर हाई सॉल्ट इंटेक, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हो, नमक कंज्यूम कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि जितनी मात्रा में आपके बॉडी में सोडियम आता है उतने ही प्रोपोर्शन में आपके बॉडी में वाटर आएगा। ये रीज़न है कि आपको हाइपरटेंशन क्यों होता है जब ज़्यादा आप सॉल्ट इंटेक करता है। फिर आता है ओबेसिटी। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपके बॉडी में फैट्स का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपकी ब्लड वेसल के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट करता है। मोर बॉडी फैट इंक्रीजेस वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट, बोथ कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर। जितना ज़्यादा फैट आपकी बॉडी के अंदर रहेगा उतना ज़्यादा ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड सप्लाई करने के लिए, और उसी के कारण आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये था तीसरा फैक्टर कि क्यों आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों का होता है, मेंटल होता है, इमोशनल होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है। और ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण एड्रेनलिन रिलीज होता है। और ये जो एड्रेनलिन है, इसका इफेक्ट आपकी ब्लड वेसल के ऊपर, आपके हार्ट मसल्स के ऊपर होने लगता है, और इसी से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। फिर आती है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपके बॉडी को थोड़ा ट्रेन नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी लेजी हो जाएगी। आपका सर्कुलेशन जो है, उसका टोन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो टाइम के साथ आपका फ्लक्चुएट होगा, बढ़ने लगेगा। और ये एक रीज़न है कि क्यों आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके।
फिर आता है एक्सेसिव अल्कोहल और स्मोकिंग की ओर। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो इससे आपका हार्मोनल लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। एड्रेनलिन का सीक्रेशन जो है वो बदल जाता है और ये एड्रेनलिन डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरीज के ऊपर, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको क्यों प्राइमरी हाइपरटेंशन हो रहा है। तो पहला फैक्टर हमने क्या देखा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हाई सॉल्ट इनटेक एंड ओबेसिटी। उसके बाद हमने स्टडी किया स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड एक्सेसिव अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 से 10% लोगों में होता है। मेन कॉज किडनी डिसीज, जैसे कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है, आपकी किडनी में मेन फिल्टर होते हैं नेफ्रॉन्स। अगर किसी रीज़न से नेफ्रॉन का फंक्शन अगर डैमेज हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में आपकी किडनी जो है ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं करेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि ब्लड अगर फिल्टर नहीं हो रहा है, आपके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो वो जो एक्सेसिव मात्रा में वाटर आपके बॉडी के अंदर है वो ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहेगा और उसी के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक किडनी डिसीज। सो ये जो ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, इसी के कारण आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड मेनली किडनी डिसीज जो है दैट इज द मेन रीजन फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर आता है कुशिंग सिंड्रोम। आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अगर किसी रीज़न से इस हार्मोन की लेवल आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा सीक्रेट होती है, वो लेवल बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा मात्रा में सोडियम को एंड वाटर को रिटेन करता है। मतलब कॉर्टिसोल के कारण आपके बॉडी में सोडियम की लेवल भी बढ़ गई एंड वाटर की लेवल भी बढ़ गई। इसके कारण आपके ब्लड के अंदर वाटर की मात्रा बढ़ने लगती है और ये एक्सेसिव वाटर जो है ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल। फिर आता है फीवोक्रोमोसाइटोमा। ये तो मैंने आपको बता दिया है, जब आपकी एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर प्रोड्यूस होती है तो ये ट्यूमर एड्रेनलिन को सीक्रेट करती है, जो एड्रेनलिन आपकी ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और इसी प्रेशर के कारण हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड दैट विल लीड्स टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये थे 3 फैक्टर जो हाइपरटेंशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। मतलब 3 फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिए। चौथा है जिसे हम कॉन सिंड्रोम भी बोलते हैं, जब आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की लेवल बढ़ती है और ये दोनों आयंस वाटर के रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और यही सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है। सो अल्टीमेटली किडनी डिसीज, स्ट्रेस हार्मोन लेवल, फीवोक्रोमोसाइटोमा एंड हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को क्रिएट करता है। अब आता है मेडिकेशंस। कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसमें एक मेडिसिन है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन। ये मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर सोडियम आयंस को रिटेन करती है एंड किडनी के फंक्शन को रिड्यूस कर देती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो एंजियोटेंसिन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है। स्टेरॉइड्स, डीकंजेस्टेंट, एंटी डिप्रेसेंट, दे आल्सो रेज ब्लड प्रेशर। मतलब कुछ मेडिकामेंट्स के कंजम्पशन के कारण आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर आता है थायराइड डिसऑर्डर। अगर आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की लेवल कम है या फिर थायराइड हार्मोन की लेवल ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर होता है। तो अगर किसी रीज़न से अगर आपके थायराइड हार्मोन की लेवल एबनॉर्मली इंक्रीज हो गई या फिर डिक्रीज हो गई, तो फिर आपको इस प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट मीन्स मेडिकेशन, some biological factors and the level of thyroid hormone release हमें हाइपरटेंशन क्रिएट करके दे सकती है। सो ये थे कुछ बेसिक फैक्टर कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। तो हम अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपको हाइपरटेंशन क्रिएट हो भी रहा है तो उसके बाद हमें कुछ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय के लिए ज़्यादा है
तो उससे आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन अभी कौन सी स्टेज में है। क्या उससे आपके हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? हाँ, बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर आपका लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल होने वाला है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर आप जब ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं तो आपको सांस लेने के लिए दिक्कत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोपनिया। फटीग, हमें जल्दी थकान आने लगती है, कफ आने लगता है, ये सारे हमारे लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। अगर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से हाइपरटेंशन से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में शिफ्ट हो जाते हैं तो, एंड अगर आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो फिर आपको एडेमा, स्वेलिंग आती है, या फिर आपके एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। आपकी जगुलर वेन जो है, आपके नेक के अंदर एक वेन है, वो स्वेल हो जाती है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिखते हैं, लेकिन ये हाइपरटेंशन के बाद की स्टेज है। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपका दिमाग जो है भारी होने लगता है, आपके सर में एक हेवीनेस आने लगती है, एज वेल एज आपका बैलेंस जो है वो एबनॉर्मल होने लगता है, आपको एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आने लगता है। वो सारे हमारे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो जनरली हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स, ऐसी मेडिसिन जो आपके बॉडी से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए हमारी हेल्प करती है, जैसे कि थायाजाइड डायरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, लूप डायरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स, स्पिरोनोलैक्टोन एंड अमिलोराइड। फिर हम यूज़ करते हैं सिम्पैथोलाइटिक मेडिसिन, जैसे कि एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा। बीटा ब्लॉकर्स में हम यूज़ करते हैं प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल। अल्फा ब्लॉकर्स में यूज़ करेंगे प्राजोसिन, टेराजोसिन। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में यूज़ करते हैं ट्राइमेथाफेन, इसे हम अभी रेयरली यूज़ करते हैं। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर में यूज़ करते हैं रेसरपिन, ग्वानिथिडिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में यूज़ करेंगे डायहाइड्रोपिरिडिन्स, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। एंड नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स में यूज़ करते हैं वेरापामिल एंड डिल्टियाज़म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन, कैटेगरीज, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन, टाइप्स, ईटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। तब तक के लिए आप आज जो भी हमने कवर किया है उसे एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। फार्मेसी इंडिया आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ कोर्सेज लेकर आया है, जैसे कि अर्जुना 2.0, ये 1 ईयर फुल प्रोग्राम है, 1 साल तक चलता है, जिसमें आपको जीपैट की सारी पढ़ाई की जाती है। मतलब जीपैट के बारे में लाइव लेक्चर्स, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप जो भी ESIC, NHM, एम्स, NTPC, जो भी फार्मासिस्ट लेवल की एग्ज़ाम है उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर का ऑनलाइन लाइव क्लासेस का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्वेरीज है वो हम अटेंड कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।